हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और हमारे टॉपिक चल रहा है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और उसमें हमने कुछ गुणधर्मों का अध्ययन पार्ट 8 में कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे नेक्स्ट गुणधर्म। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यह आज का हमारा टॉपिक है और जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम आवेश एक अदिश राशि है, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षण नियम, इन गुणधर्मों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है तथा इस प्रक्रिया को बोला जाता है आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्वांटीकृत का अर्थ होता क्या है। तो वे भौतिक राशियां जिनका विनिमय या आदान प्रदान सतत रूप से न होकर विविक्त रूप में होता है। विविक्त का अर्थ हो गया टुकड़ों में यदि उनका विनिमय होता है, ऐसी राशि को हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। जैसे ऊर्जा भी एक क्वांटीकृत राशि होती है। जैसे प्रकाश का जो विनिमय होता है यानी प्रकाश का जो संचरण होता है, वह भी ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचरित होता है और ऊर्जा के उन छोटे बंडलों को बोला जाता है क्वांटा या वर्तमान में बोला जाता है उनको फोटोन। इसी प्रकार आवेश भी एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब आवेश का स्थानांतरण होता है, जो कि हमने घर्षण की प्रक्रिया में भी अध्ययन किया है कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर भी आवेश का जो विनिमय होता है वह विनिमय लगातार नहीं होता है बल्कि टुकड़ों में ही होता है। तो इस कारण से आवेश जो है वह भी एक क्वांटीकृत राशि होती है। तो अब हमारे पास आज का जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक के द्वारा यानी ये जो प्रक्रिया होगी उसे बोला जाएगा क्वांटमीकरण। और इस क्वांटमीकरण के द्वारा हम यही ज्ञात करेंगे कि एक वस्तु से आवेश जब दूसरी वस्तु पर पहुंचता है तो उस वस्तु पर कितना आवेश प्राप्त होता है या कितना आवेश अर्जित होता है। तो हम ज्ञात करेंगे इसके द्वारा किसी वस्तु या निकाय पर नेट आवेश का मान। अब चूँकि नेट आवेश का मान तो हम आवेशों की योज्यता के द्वारा भी ज्ञात कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, -6 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम, इस प्रकार से निकाय में अनेक आवेश मौजूद थे। उस समय हमने इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करके इस निकाय का नेट आवेश ज्ञात किया था। तो क्वांटमीकरण के द्वारा भी नेट आवेश ज्ञात किया जाता है, जबकि योज्यता के अनुसार भी नेट आवेश ज्ञात किया जाता है। लेकिन जब बीजगणितीय योग किया जाता है उस समय यहाँ पर आवेश की जो मात्राएं होती हैं उनका परिमाण अलग अलग होता है और उनकी प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन क्वांटमीकरण की प्रक्रिया में आवेश की जो मात्रा होगी वह अलग अलग नहीं होती है, बल्कि एक समान आवेश के जो टुकड़े होंगे उन सभी छोटे मानों के द्वारा कुल आवेश ज्ञात किया जाएगा क्वांटमीकरण की प्रक्रिया में। तो देखते हैं हम कि किस प्रकार से किसी वस्तु पर नेट आवेश ज्ञात किया जाता है क्वांटमीकरण के सिद्धांत से। तो यहाँ से हमारे क्लियर हो चुका होगा कि क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है। दोबारा से ध्यान दे लीजिए, क्वांटीकृत वे भौतिक राशियाँ जिनका विनिमय यानी आदान प्रदान या जो संचरण होता है वह लगातार नहीं होता है बल्कि टुकड़ों में होता है यानी विविक्त रूप में होता है। ऐसी राशियों को क्वांटीकृत राशि कहा जाता है और आवेश के अंदर भी यह गुण मौजूद होता है। वो देखते हैं अब हम एक उदाहरण के द्वारा। एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है और यह उदाहरण हम पहले भी ले चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर कांच की छड़ है
और यहाँ पर रेशम का टुकड़ा है। यह प्रयोग पहले घर्षण की प्रक्रिया में, आवेशन की प्रक्रिया में, संरक्षण के नियम में भी यूज कर चुके हैं। इसी को हम दोबारा से लेते हैं। माना कि दो विद्युत रोधी पदार्थ जिन्हें आपस में घर्षण कराया जाता है, तो विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रेशम के कपड़े पर पहुंचते हैं। जैसे ही कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर धनावेश, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह जो कांच की छड़ है, यह कांच की छड़ आवेशित हो चुकी है। तो अब इस कांच की छड़ पर कितना आवेश मौजूद है वही कैलकुलेट करेंगे हम, किसके द्वारा? क्वांटमीकरण के द्वारा। इस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ पर। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस कांच की छड़ पर जो आवेश होगा वह दो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण होगा, जबकि यहाँ पर जो ऋणात्मक आवेश आएगा वह भी दो इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के कारण प्राप्त होगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल आवेश होगा वह इस कांच का आवेश होगा। इसी प्रकार से यदि 4 इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं तो कांच की छड़ पर जो धनावेश होगा वह 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो आवेश आ रहा है वो 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण, 3 के कारण, 2 के कारण, 1 के कारण। तो यहाँ पर आवेश का जो कम से कम मान होगा, वह कम से कम मान जो होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ही तो होगा। तो इस वस्तु से इस वस्तु पर जब आवेश का संचरण होगा तो वह संचरण किसके रूप में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के रूप में। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा इतना आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंच रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर। इस प्रकार से वहाँ पर टुकड़ों में आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुँच रहा है। तो कम से कम कितना आवेश पहुँच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस वस्तु से उस वस्तु पर कम से कम कितना आवेश का स्थानांतरण हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो वैल्यू होती है वह नेगेटिव में होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के द्वारा वैल्यू ज्ञात की गई थी। और यह प्रयोग जो था वह भी मिलिकन के द्वारा ही दिया गया था। तो अब हमारे पास यदि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो इसका मतलब कांच की छड़ पर आवेश का जो मान होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर मान होगा, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर आवेश आ जाएगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो 3 ई के बराबर आवेश होगा। अब कांच की छड़ पर धनावेश होगा और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश, इतना ही अंतर होगा। 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 4 ई, यानी 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो कांच की छड़ पर मान लीजिए कि 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। कांच की छड़ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? 7। तो यहाँ पर भी 7 होंगे। तो इस स्थिति में कांच की छड़ पर जो आवेश की मात्रा होगी वह कितनी होगी? आवेश को मैं दर्शा देता हूँ Q से। तो Q का मान कितना होगा? 7 E के बराबर। यदि यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आवेश की मात्रा कितनी होगी? 9 E के बराबर। इसी प्रकार यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है? n का। तो इसी प्रकार से स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, उससे प्राप्त हो जाएगा हमारे को उस वस्तु पर टोटल आवेश का मान। तो इस वस्तु से यदि इस वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इस वस्तु पर टोटल आवेश की मात्रा हो जाएगी Q = n E के बराबर। कांच की छड़ पर मात्रा हो जाएगी धनात्मक
और यदि रेशम के कपड़े की बात करेंगे तो उस पर आवेश आ जाएगा ऋणात्मक। तो इस वस्तु पर नेट आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बराबर प्लस माइनस एन ई के बराबर, जहाँ n बराबर क्या है, जहाँ n बराबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6 7 डॉट डॉट n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और 1 ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर। तो इस सिद्धांत के द्वारा आपको यह पता चल गया कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का जो कम से कम मान स्थानांतरित होगा वह मान कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मान होगा। और क्वांटीकृत राशि का जो छोटा भाग होता है जिसका विनिमय होता है, उस छोटे से छोटे मान को बोला जाता है उस राशि का क्वांटम मान। उस राशि का कौन सा मान बोलते हैं, क्वांटम मान, यानी क्वांटीकृत राशि का वह छोटे से छोटा भाग, वह छोटे से छोटा मान जिसका विनिमय होता है, उस मान को बोला जाता है उस राशि का क्वांटम मान। तो यहाँ पर आवेश का जो क्वांटम मान होगा उसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, और इस वैल्यू को यानी 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को बोला जाता है आवेश का कौन सा मान, मूल आवेश। यानी आवेश का कम से कम मान जो होगा वह हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि मूल आवेश की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको लिखना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी वस्तु या निकाय का जो टोटल चार्ज हमें इस सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बना हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या लैंग्वेज होगी, n बराबर हमारे पास में है 1 2 3 4 5, और ये जो नंबर हैं उन नंबरों को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। तो यहाँ पर क्या लैंग्वेज होगी, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी निकाय का नेट आवेश या कुल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यदि इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखा जाता है कि Q बराबर NE, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, तो इस स्थिति में n का मान हम ले सकते हैं +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, और जो प्लस और माइनस में जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। तो इस परिभाषा को आप पूर्ण संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं और पूर्णांक संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं। इसके अनुसार क्या परिभाषा होगी कि किसी निकाय का कुल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। यही होता है क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेशों की योज्यता में अलग अलग मान के आवेश थे, उनकी प्रकृति भी अलग हो सकती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आवेश है वो पूरा का पूरा आवेश एक ही प्रकृति का है और सबकी वैल्यू समान है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मिल मिल के ही एक बड़ा रूप बना रहे हैं। तो यहाँ पर समान परिमाण के टुकड़े मिलकर एक बड़े आवेश का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो टोटल आवेश किससे मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के। तो किसी भी वस्तु या निकाय पर जो आवेश की वैल्यू होगी वह किस रूप में हो सकती है, 1e के रूप में, 2e के रूप में, 3e के रूप में, 4e के रूप में। मतलब यह आवेश संभव है, यह आवेश संभव है, यह आवेश भी संभव है। मतलब यह जो मान है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस गिनतियों से गुणा हो रहा है। तो इस प्रकार का आवेश उस वस्तु पर संभव है। तो यहाँ पर हमारे पास में यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू +-1e +-2e +-3e प्लस डॉट डॉट इस रूप में संभव है। लेकिन आवेश की मात्रा 1.2e के रूप में, +-1/3e के रूप में, +-2/3e के रूप में संभव नहीं है। यानी आवेश हमेशा e का पूर्ण गुणज ही होता है।
यानी ई के आगे हमेशा गिनतियों वाली संख्याएं होंगी। दशमलव वाली संख्या और भिन्नों की संख्या यदि ई से गुणा हो रही है तो इस प्रकार का आवेश संभव नहीं है क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अब आपकी जो फिजिक्स जो चल रही है, जिसमें आपके पास में न्यूक्लियर जो फिजिक्स है, उस न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ और भी कणों की खोज हो गई है जो कि आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। उनमें हमारे पास में कुछ ऐसे कण हैं जिन्हें वैज्ञानिक गैलमान के द्वारा सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किया गया है और उन कणों को बोला जाता है क्वार्क कण। और इन कणों के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है। तो ये जो क्वार्क कण होते हैं इनकी संख्या 6 होती है, U, D, C, S, T और B, जो कि आपके 12th के लेवल के अनुसार नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो क्वार्क कण होते हैं जो आपके 6 होते हैं, इन क्वार्क कणों के ऊपर जो आवेश की वैल्यू होती है वह आवेश की वैल्यू ±1/3 ±2/3 ई के रूप में हो सकती है। लेकिन व्यवहार में इस प्रकार का आवेश संभव नहीं है। आवेश सिर्फ इस रूप में ही होगा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा किसी वस्तु का टोटल आवेश। तो हम क्वांटमीकरण के अनुसार क्या कथन लिख सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश का, वो देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो इसके अनुसार यानी आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन या मूल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। यह होता है किसी वस्तु पर नेट आवेश ज्ञात करने का तरीका, अर्थात आवेश की टोटल वैल्यू हो जाएगी Q बराबर NE के बराबर, जहां N बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नंबर हैं, यानी +-1 +-2 +-3 इस प्रकार से ये आपके संख्याएं हैं। और E की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू, जिसे हम मूल आवेश भी कहते हैं। तो यह था हमारे पास में आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत सेम अपने व्यवहार में उसी प्रकार की प्रक्रिया है कि जिस प्रकार से किसी बॉक्स में मान लीजिए कि 6 एक ही प्रकार के पेन हैं। क्वांटमीकरण का जो प्रक्रिया है वो साधारण हमारे व्यवहार में आने वाले जो उपयोग हैं उन्हीं के आधार पर टोटल कर सकते हैं हम, कि हम मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स में एक ही कंपनी के 6 पेन हैं और किसी एक पेन की जो वैल्यू है वो कितने रुपए है, 5 रुपये। तो अब हमारे पास इस बॉक्स में टोटल कितने रुपए के पेन हैं, मतलब टोटल रुपए हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि ये 6 जो हैं वो सभी एक ही प्रकार के हैं, इसलिए उनको अलग अलग जोड़ने की आवश्यकता नहीं। संख्या और किसी एक का मान बराबर कितना आ गया, 30। वही प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं। टोटल संख्या और किसी एक की वैल्यू E के बराबर, तो टोटल Q बराबर कितना हो जाएगा, NE के बराबर हो जाएगा। सेम ये साधारण सा उदाहरण लिया। जब भी हमें एक की वैल्यू पता होती है तो हम ज़्यादा संख्याओं की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मार्कर जैसे एक मार्कर 20 रुपए का है तो 10 मार्कर इसी प्रकार के कितने के हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यदि 1E है तो 10 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10E के बराबर। n इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NE के बराबर। तो वही सूत्र हमारे पास में है, Q बराबर कितना, NE। तो यह था हमारे पास में आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। इस पॉइंट से रिलेटेड आपको एक बात और ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो आवेश का स्थानांतरण हो रहा है वह स्थानांतरण हो रहा है एक आवेश का, वह स्थानांतरण हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो वैल्यू होती है वह वैल्यू बहुत छोटी होती है, अत्यल्प होती है, यानी सूक्ष्म स्तर की होती है।
तो यह जो क्वांटमीकरण की जो प्रक्रिया है वह सूक्ष्म स्तर पर महसूस होती है, हमारे व्यवहार में यानी स्थूल स्तर पर, बड़े स्तर पर हमें यह प्रक्रिया महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल हल करेंगे पार्ट 10 के अंदर। यहाँ पर हमारे पास इसके गुणधर्म कंप्लीट हो जाते हैं। एक गुणधर्म छोटा सा और बचता है, वो भी आप देख लीजिए इसी में। तो आवेशों में एक गुण यह भी पाया जाता है, यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश गतिमान है लेकिन नियत वेग से गति कर रहा है, अर्थात उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात त्वरण का मान कितना होगा? 0। तो उस स्थिति में उस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। थर्ड, यदि आवेश गति कर रहा है लेकिन गति कैसी कर रहा है? वो त्वरित गति, अर्थात अब उसका वेग बदल रहा है, वेग परिवर्तित हो सकता है, यानी उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो और वह गति कर रहा है, तो उस स्थिति में उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से गतिमान आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन आवेश यदि त्वरित गति कर रहा है तो वहाँ पर दोनों क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न हो जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो एक्सरे, गामा रे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, अवरक्त पराबैंगनी, ये तरंगें जो होती हैं वो आपके सूक्ष्म तरंगें होती हैं जो माध्यम पर निर्भर नहीं होती हैं, और इनकी फुल डिटेल से हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो यह था हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल, और फिर नेक्स्ट लेंगे कूलाम का नियम। धन्यवाद।